Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is शिवम द्विवेदी and you are watching Economics Easy है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले अपना नया चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 5 दैट इज प्लानिंग इन इंडिया कि इंडिया में किस तरह से प्लानिंग की शुरुआत की गई और इंडिया में कौन कौन से प्लान्स बनाए गए। दोस्तों इस वाले चैप्टर के अंदर टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इतने सारे टॉपिक्स मिलेंगे। हम एक एक करके सारे टॉपिक की डिस्कशन करेंगे। मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा, एक वीडियो में सारी चीज़ें कवर नहीं करूंगा। हो सकता है आपको ज़रूरत उतनी ना हो, इस वजह से। ठीक है, आप मेरी बात को सुनो। हमारा स्ट्रेटेजी क्या होगा इस बड़े से चैप्टर को कंप्लीट करने का। आज की क्लास में मैं 3 टॉपिक निपटाऊंगा। सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन है इसका, वो मैं आपको दूंगा। फिर इसके बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा और इसके बाद बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं हमारे प्लानिंग के। ठीक है, ये 3 टॉपिक है, मतलब आज का टारगेट है क्लास का इन तीनों को कंप्लीट करना। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं। ठीक है, इंट्रोडक्शन के लिए मैंने थोड़ी सी चीज यहां पर लिखी हुई है, आप इस पर ध्यान देना। ये क्या लिखा हुआ है मैंने। सबसे पहली बात तो मैंने ये की हुई है कि भाई प्लान का मतलब क्या होता है। आपको याद होगा अपने जो लास्ट क्लास हमसे लिए चैप्टर 4 की, उसमें हमने पढ़ा कि प्लान एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं कि हम अपने एंड रिजल्ट्स तक पहुंच पाए। उसके लिए हम जो भी स्ट्रैटेजीज फ्रेम करते हैं दैट इज कॉल्ड बी प्लानिंग, राइट। चलिए अब आपको बताता हूं, सोवियत यूनियन वो पहली कंट्री जिसने 1928 को सबसे पहले पंचवर्षीय योजना अपनाई थी। मतलब वर्ल्ड में सोवियत यूनियन वो पहली कंट्री थी जिसने 1929 को 5 ईयर प्लान चलाया। और दोस्तों हम सभी लोग इससे इतने ज्यादा इंस्पायर्ड हो गए क्योंकि प्लान इतना सक्सेसफुल रहा कि सोवियत यूनियन को कहीं ना कहीं इससे बहुत बेनिफिट मिला। तो वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी ने भी सोचा कि हम भी इन प्लान्स को एक्सेप्ट करेंगे। और मैं आपको बता दूं, इंडिया ने भी फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो लॉन्च किया 1 अप्रैल 1951 को। इसी को देखकर हमने भी अपने पास क्या किया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान अपना 1951 में बनाया। नो डाउट कि इन्होंने 1928 को बनाया, हमने बहुत साल लगा दिए उसको करने में, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए पर दुरुस्त है, हमने एटलीस्ट काम तो किया। बात करते हैं कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हुआ 1947 में, तब इंडिया ने सोचा कि अब हमें अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा। देखो क्या था कि जब अंग्रेज लोग हमारे यहाँ पर आए थे तो उन्होंने 200 साल तक जो हम पर राज किया, उसके बाद हमारे इंडिया की इकोनॉमी जो है वो पूरी तरह से डिवास्टिकेटेड हो गई, मतलब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। एग्रीकल्चर सेक्टर वो पीछे हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर वो पीछे हो गया, फॉरेन ट्रेड वो पीछे हो गया। मतलब कुल मिला के बहुत सारे जो सेक्टर्स थे हमारे, डेमोग्राफिक प्रोफाइल पिक्चर से लगा के ट्रेड तक, वो सब इन्होंने पूरे बिगाड़ दिए। तो अब जरूरत थी हमें अपनी इकोनॉमी को दोबारा से पटरियों पर लाने के लिए। अब पटरी पर लाने के लिए मतलब कुल मिला के हमने एक टारगेट बनाया कि हमें इतने सालों के अंदर इतनी अचीवमेंट करनी है। तो दोस्तों वो अचीवमेंट को करने के लिए आपको कुछ तो प्लान्स एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे ना। मैं आपको बोलूं आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की, या क्लास 11 12 जो भी हो, तो जब आप सोचते हो कि हमें इस टारगेट को अचीव करना है तो उसके लिए आप छोटे छोटे प्लान्स बनाते हो नहीं बनाते हो? यस सर, बिल्कुल बनाते हैं। ठीक उसी तरीके से जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमने भी कुछ छोटे छोटे प्लान्स बनाए। और वो कितने प्लान थे? टोटल 7 प्लान थे। यानी अभी जो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इन 7 प्लान्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होती है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस वीडियो के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। जिसमें कौन कौन से प्लान आएंगे आपके, एक तो आएगा विश्वेरिया प्लान, फिक्की प्रपोजल, कांग्रेस प्लान, बॉम्बे प्लान, गांधीसियन प्लान, पीपल्स प्लान और सर्वोदय प्लान। मैं आपको एक एक करके डिस्कस कराऊंगा। ये हमारे पास बुक है रमेश सिंह की और इसमें हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, इससे मैं आपको एक एक चीज की रीडिंग लगाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हाईलाइट करेंगे, नहीं इंपॉर्टेंट होगा तो हाईलाइट नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 को। तो अब स्टार्ट में मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दिया। अब यहाँ पर देखो, अगर आप इस बुक में देखेंगे तो पेज नंबर 5.2 में आपको नजर आएगा कि जो सोवियत यूनियन है वो पहली ऐसी कंट्री थी जिसने नेशनल प्लानिंग को लॉन्च किया। अब आपको बता दूं 2 टाइप की प्लानिंग थी, रीजनल और नेशनल। याद है, रीजनल एक पर्टिकुलर एरिया के लिए प्लान किया जाता है, नेशनल लेवल जो है वो पूरे कंट्री के लिए किया जाता है। तो इन्होंने जो पंचवर्षीय योजना यानी 5 सालों का जो प्लान बनाया वो नेशनल लेवल प्लान था, यानी पूरी इकोनॉमी के लिए था। और उसी से इंस्पायर्ड होकर इंडिया ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया। और ये इन्होंने जो पहला प्लान बनाया वो कब बनाया था? 1928 के अंदर बनाया था। क्या? पंचवर्षीय योजना है। बोलो क्लियर हुआ? बस इंट्रोडक्शन में आपको इतना पढ़ना है। अगर हम बात करें इनके बैकग्राउंड की, तो मैंने अभी आपको ये डिस्कस किया था ना, डिस्कस क्या किया था, आपको जस्ट हिंट दी थी कि हमें ये 7 प्लान पढ़ने हैं। अब हम इन 7 के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या है ये 7 प्लान। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पास विश्वेरिया प्लान। अच्छा, विश्वेरिया प्लान जो है ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर प्लान है। पता है क्यों? पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ, जो विश्वेरिया है ये एक सिविल इंजीनियर थे। मतलब ये इतने पॉपुलर सिविल इंजीनियर थे, बहुत ही नाम था इनका, इनके पास नॉलेज का पूरा भंडार भरा होता, कह लो कि इनके दिमाग में यूनिवर्सिटीज बसी हुई थी और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है।
थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। तो कहा गया कि जो विश्ववर्या थे, ये पर्सन का नाम है, ये बहुत ही एक पॉपुलर सिविल इंजीनियर थे और ये एक्स दीवान थे मैसूर के। अच्छा, एक्स दीवान का मतलब होता है जैसे मिनिस्टर के नीचे जो लोग होते हैं ना, उनको बोला जाता है, ठीक है, सेकंड मिनिस्टर आप बोल सकते हो। तो ये मैसूर के एक्स दीवान थे, ठीक है। अब इन्होंने एक बुक लिखी, ये इंजीनियर थे बट इन्होंने इकोनॉमिक्स पर एक बुक लिखी और उस बुक का नाम था द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, और उस बुक को इन्होंने पब्लिश किया 1934 में। मतलब इन्होंने लिखा 1934 में लेकिन पब्लिश रियलिटी में 1935 के अंदर हुआ, ठीक है। तो जब इन्होंने ये बुक लॉन्च की तो इस बुक में बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी और उसी में एक चीज लिखी हुई थी कि अगर हमें, अब देखो 1934 की बात की, मतलब अभी भी हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, गुलामी में जी रहा था, बट स्टिल इन्होंने इंडिया के बारे में सोचा और इन्होंने बताया कि देखो अगर हमें इंडिया को आगे बढ़ाना है तो हमें डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म को चूज करना पड़ेगा। डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म का मतलब जैसे यूएसए में डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म चलती है कि वैसे तो डेमोक्रेसी होगी, लोगों की चलेगी, लेकिन जहां जरूरत आएगी वहां पर हम प्राइवेट सेक्टर को भी पूरा मौका देंगे काम करने का। आईवास उसे बोलते हैं डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म। तो इन्होंने ज्यादा जोर किस पर डाला, इन्होंने कहा कि अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है तो हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा। मतलब हम एग्रीकल्चर पर डिपेंड रह के अगर ये सोचें कि हम बहुत आगे निकल जाएंगे, 30 मार्क खा बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको इंडस्ट्रीज को बढ़ाना ही पड़ेगा। मतलब यूएसए की फिलॉसफी पर ये चल रहे थे एक तरह से। और इन्होंने जो लेबर एग्रीकल्चर में लगे हुए थे उनको कहाँ शिफ्ट कर दिया, इंडस्ट्रीज की ओर शिफ्ट कर दिया और कहा कि हम आने वाले साल के अंदर, मतलब 10 सालों के अंदर हमारी जो नेशनल इनकम है वो जस्ट डबल हो जाएगी अगर हम इस अप्रोच को फॉलो करें। लेकिन जब ये चीज हमने अंग्रेजों को बताई, क्योंकि उस टाइम तो हमारे कॉलोनियल रूल चल रहा था, हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स लोग राज कर रहे थे, तो जब ये चीज हमने ब्रिटिशर्स को बताई तो उन्होंने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया और इसको आगे नहीं बढ़ने दिया। बट हाँ, इनका ये प्लान जो था वो बहुत ही अच्छा था और इसी को बोलते हैं विश्ववर्या प्लान। आई होप कि आपको ये प्लान बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो यहां से हमने अपने पास फर्स्ट प्लान जो है वो कंप्लीट कर लिया, विश्ववर्या प्लान। में इस पर टिक कर देता हूं, ठीक है। अब दूसरा आता है फिक्की प्रपोजल। अब ये फिक्की प्रपोजल क्या है, सबसे पहले तो भैया फिक्की की फुल फॉर्म याद कर लो। फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बेसिकली ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडस्ट्रीज को बढ़ावा करने के लिए काम करते हैं, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है ताकि इंडस्ट्रीज को जितना ज्यादा बूस्टअप मिल सकेगा इनके रूल से उतना ही करेंगे, ठीक है। फिक्की ने 1934 में, अब याद रखना कि जो पीछे भी हमने प्लान पढ़ा वो भी 1934 में ही था, ये भी 1934 में ही बनाएगा। इन्होंने रिकमेंडेशन दी। सबसे पहली चीज, जो फिक्की के जो मेन पर्सन थे, जो लीडिंग पर्सन थे, उनका नाम था प्रेसिडेंट, जिनको बोलते हैं एनआर सरकार। एनआर सरकार ने एक अप्रोच रखी और उन्होंने कहा कि भैया हमें अगर इंडिया की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो हमें नेशनल प्लानिंग कमीशन का सेटअप करना पड़ेगा। और ये जो कमेटी होगी, ये कमेटी डिसाइड करेगी कि इकोनॉमी में हर साल क्या क्या चीजें होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली ये क्या करेंगे, पॉलिसीज को फ्रेम करेंगे। तो 1934 में फेडरल ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मतलब फिक्की ने एक लीडिंग रोल अपनाया और कहा कि हमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अपनाना पड़ेगा। और ये किसने बोला, एनआर सरकार ने बोला, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला कि जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, यानी जिनके पास पैसा होता है, उनकी इकोनॉमी का जो स्टैंडर्ड होता है वो अलग होता है। तो हमें भी कहीं ना कहीं उनकी फिलॉसफी को अपनाना पड़ेगा और एक कमेटी बनानी पड़ेगी अलग से, जिसको नाम दिया गया नेशनल प्लानिंग कमीशन, ठीक है। क्या नाम दिया गया, नेशनल प्लानिंग कमीशन का नाम दिया गया। अच्छा, इन्होंने एक बात बोली, इन्होंने बोला कि देखो कैपिटलिज्म को अगर हम अपनाते हैं, ठीक है, पूरी तरह से, तो भी गलत हो जाएगी, क्योंकि देखो यूएस पहले कैपिटलिज्म पे चलता था, लेकिन जब ग्रेट डिप्रेशन आया 1929 में, तो देखा गया कि जिन लोगों के पास पैसा था वो लोग भी डाउनफॉल में चले गए। जैसे यूएस का एग्जांपल मैंने लिया, तो इन्होंने कैपिटलिज्म के बारे में तो बोला लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर नहीं बोला। इन्होंने फोकस किस पे किया, नेशनल प्लानिंग कमीशन पे किया और इनके इस प्रपोजल को नाम दिया गया फिक्की प्रपोजल। बोलो क्लियर हुआ, या जिसे हम फिक्की प्लान भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्लान की ओर, जिसका नाम है कांग्रेस प्लान। ये देखिए नीचे इसमें दे रखा है कांग्रेस प्लान। अब ये कांग्रेस पार्टी जो आप सोच रहे हो ना दिमाग में, ये वही चीज है, ठीक है। अभी कांग्रेस प्लान जो है वो किस पर आधारित है, मैं आपको बताता हूँ। कांग्रेस प्लान की जब हम बात करते हैं तो ये बोलता है कि सबसे पहली बात तो ये किसने इनिशिएट किया, आईएनसी ने किया, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने किया, जिसके उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। ये वही सुभाष चंद्र बोस हैं जिनको लेकर आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे वो इसके लीडिंग पार्टनर थे। अब जो ये हमने नेशनल प्लानिंग कमीशन की अभी ऊपर बात की थी ना, इसी तरह से इन्होंने एक नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया, वो भी कब, अक्टूबर 1938 में। और इसमें जो चेयरमैन थे वो कौन थे, वैसे हमेशा याद रखना कि ऐसी चीजों के जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन उन दिनों पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, तो जवाहरलाल नेहरू को ही इनको
मेन चेयरमैनशिप दी गई, ठीक है। और इन्होंने कहा कि हम फोकस करेंगे इकोनॉमी के सिर्फ पर्टिकुलरली एक एरिया पे नहीं बल्कि सभी एरिया पे ये लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे और उनको बढ़ाने में सहयोग करेंगे। और इन्होंने कहा कि इस कमेटी के थ्रू अगर हम प्लान करेंगे तो अकेले बैठकर प्लान नहीं करेंगे, हम कई सारे एक्सपर्ट्स बुलाएंगे जिनके थ्रू हम बैठ के डिस्कशन करेंगे इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इनके यहाँ पर क्या था, देखो ये अभी मैंने पीछे पढ़ाया था ना, एम विश्वेरिया, JRD रतन टाटा के पिताजी हैं, JD बिरला, लाला श्रीराम और मैनी अदर अमेरिकन एकेडमिशियंस, मतलब जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं या जो टेक्निकल डिपार्टमेंट से हैं या जो सिविल सर्वेंट जैसे IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, कई सारे ट्रेड यूनियन, कई सारे सोशलिस्ट वर्कर्स, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, उन सबको इन्वाइट किया इन्होंने और उन सबके साथ बैठकर इन्होंने एक मीटिंग में डिसाइड किया कि इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। और इन्होंने किसका गठन किया था, NPC का, याद रखना, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया था। और इन्होंने एक सबसे बड़ी बात क्या बोली, सेंट्रलाइज। इनके देखो कांग्रेस प्लान में सबसे मेन चीज क्या है, सेंट्रलाइज। देखो पहले मैं आपको एक बात बता दूं, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, क्योंकि आगे इस चैप्टर में ये वर्ड्स बार बार यूज होंगे। देखो ये जो मेरा हाथ है अभी मैंने इसमें मुट्ठी खोल रखी है, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइज एंड दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइज। ये मैंने मुट्ठी बांध दी, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज और दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइज। मतलब क्या, अगर मैं पावर सिर्फ अपने पास रखूंगा, देखो मुट्ठी बंद है, ये पावर सिर्फ मेरे पास है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइज। लेकिन ये पावर मैंने 5 लोगों को डिवाइड कर दी, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया, डिसेंट्रलाइज। यानी अगर हम पूरी पावर, पूरी अथॉरिटी सिर्फ एक पर्सन को दे दें, दैट इज सेंट्रलाइज। लेकिन वो पावर हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें अलग अलग लोगों में, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइज। कांग्रेस पार्टी का जो ये प्लान था, इन्होंने कहा कि हम सारी पावर अपने पास रखेंगे, जो भी प्लान्स बनाने होंगे वो कौन बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाएगी पूरी इकोनॉमी के लिए। यानी इनका फोकस किस पे था, पूरा सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर पे था। बोलो क्लियर हुआ, ठीक है। और इन्होंने छोटी छोटी कमेटीज बनाई, जैसे पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन कमेटीज बनाई। ये कमेटी क्या काम करती थी, ये काम करती थी कि जब भी वॉर होता था उसके बाद हमारी इकोनॉमी डिवास्टिकेटेड हो जाती थी, तो उसको दोबारा से पटरी पे लाने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया। इसके लिए इन्होंने और छोटी छोटी कमेटीज बनाई, जैसे आपका कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ इकोनॉमिस्ट। इसमें क्या था कि इकोनॉमिस्ट से कंसल्ट करेंगे कि हाँ इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए क्या क्या काम किए जाए। तीसरा इन्होंने किया प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, की किस तरह से हम डेवलपमेंट और ग्रोथ रेट को आगे बढ़ाएं इंडिया की इकोनॉमी के लिए, इसके लिए अलग कमेटी बनाई। फिर इन्होंने एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड बनाया कि अगर मान लो कल को हमें एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लेना पड़ेगा किसी भी पर्टिकुलर चीज को लेकर, तो उसके लिए अलग कमेटी भी बनाई। तो अल्टीमेटली इन्होंने छोटी छोटी कमेटीज बना के इंडिया में प्लानिंग को आगे बढ़ाया और इसको हम क्या बोलते हैं, कांग्रेस प्लान बोलते हैं। बोलो क्लियर हुआ। तो यहां पर हमने कौन कौन से प्लान कर लिए, पहला ये हो गया, दूसरा फिक्की भी होगा, तीसरा हमारा कांग्रेस प्लान भी हो गया। अब बात करते हैं बॉम्बे प्लान की। दोस्तों जैसे नाम से आपको पता चल रहा है बॉम्बे यानी मुंबई, जैसे मुंबई का जो पुराना नाम है वो क्या था, बॉम्बे। अब बॉम्बे में क्या है, बॉम्बे में रहते हैं, जैसे रतन टाटा का भी जो बिल्डिंग है वो बॉम्बे में है, मुकेश अंबानी की बिल्डिंग बॉम्बे में, मतलब जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सारे आपको ज्यादातर बॉम्बे में ही नजर आएंगे और कुछ यही हुआ। तो इस प्लान के तहत क्या गया, इस प्लान को जो बॉम्बे प्लान है इसको नाम दिया गया अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया। जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, देखो इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब वो काम करते हैं उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और अगर उन्हें प्रॉब्लम आएगी तो इकोनॉमी डाउनफॉल में जाएगी ही जाएगी। मैं बात करूं रतन टाटा की कंपनी अगर कल को बंद हो जाए तो दोस्तों मार्केट शेयर और जो हमारा जीडीपी नेशनल का में सब कुछ नीचे चला जाएगा। मैं बात करूं रिलायंस अपनी जियो अगर बंद कर दे तो बहुत इससे फर्क पड़ेगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर। तो हमने मार्केट लीडर्स को बुलाया और उनसे उनका ओपिनियन लिया और जानने की कोशिश की कि उनके अकॉर्डिंगली अगर उनको ये मौका दिया जाए कि इकोनॉमी के लिए प्लान्स बनाना है तो वो क्या राय रखते हैं। तो उसके लिए जो राय रखेगी उसको नाम दिया गया बॉम्बे प्लान और इसीलिए इसका नाम रखा गया अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया। इसमें क्या थे, 8 कैपिटलिस्ट को इन्वॉल्व किया है। कैपिटलिस्ट का मतलब जो उद्योगपति होते हैं उनको बुलाया गया और उसमें कौन कौन थे उनके नाम सुन लो ध्यान से, पुरुषोत्तमा दास, ठाकुर दास, JRD टाटा रतन टाटा के पिताजी और JD बिरला, लाला श्रीराम, कस्तूरा भाई, लाला भाई, AD श्रॉफ और अवधेसिर दलाल और जॉन मैथाई। ये 8 लोग थे, ये 8 लोग इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन दिनों के और इनको बुला के इनसे पूछा गया कि इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, तुम अपना ओपिनियन रखो, ठीक है। तो इन्होंने भी अपने ओपिनियंस रखे। अब क्या हुआ कि जो इन्होंने ओपिनियन रखे, ठीक है, तो उसको इन्होंने क्या बोला कि
साफ साफ बोला गया कि देखो ऐसा है कि जो बॉम्बे का जो प्लान है और जो अभी हमने पीछे एनपीसी पढ़ा ना, ये वाला गांधी जो कांग्रेस वाला प्लान था एनपीसी, नेशनल प्लानिंग कमीशन कमेटी, दोनों में बहुत सिमिलरिटीज पाई गई और दोनों ने मिलकर क्या बातें बोली, दोनों कमेटियों ने, मैं बात करूं बॉम्बे प्लान की भी, मतलब बॉम्बे प्लान और जो मैंने अभी पीछे आपको पढ़ाया कांग्रेस प्लान, दोनों ने मिलकर कुछ क्रक्स निकाला। और क्रक्स क्या निकाला, इन्होंने कहा भाई ऐसा है कि प्लानिंग कुछ इस तरीके से होनी चाहिए जिसमें हम अग्रेरियन रिकंस्ट्रक्शन की बात करें। अग्रेरियन रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है, जैसे आप जानते हो उन दिनों पर जो हमारे देश की 2/3 पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। तो अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को सुधारेंगे तो अल्टीमेटली इंडस्ट्रियलिस्ट को रॉ मटेरियल आसानी से मिलेगा और सस्ते रेट पे मिलेगा, जिससे इंडस्ट्रीज भी बूस्टअप होंगी और गांव के जो किसान भाई लोग हैं उनका भी विकास होगा। इसको बोला गया एग्रीकल्चर रिकंस्ट्रक्शन। और कहा गया इसमें हम जमींदारी सिस्टम को हटाएंगे, जैसे किसानों से जो जमीन हड़प कर किसान लोग अंग्रेज लोग ले लेते थे, फिर उनसे लगान लेते थे, उस सिस्टम को हम पूरी तरह से एबॉलिश करेंगे। मिनिमम फेयर प्राइस रखेंगे, हम कोऑपरेटिव तरीके से काम करेंगे, क्रेडिट प्रोवाइड करवाएंगे फार्मर्स को और मार्केटिंग सपोर्ट देंगे कि जो उनकी फसल उनको सही कीमत मिले और सही जगह पर उसको बेचा जाए। इस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या आएगा, रिफॉर्म आएगा। ये किसमें बात की गई, बॉम्बे प्लान प्लस जो आपका कांग्रेस प्लान है, दोनों को मिला के ये क्रक्स निकला। इसके बाद इन्होंने बोला रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन्होंने साफ साफ बोला देखो अगर हम खाली एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहेंगे तो काम नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं हमें इंडस्ट्रीज को भी बूस्टअप करना पड़ेगा, क्योंकि हम देख चुके थे यूएस की बात करें, चाइना की बात करें, वियतनाम की बात करें, आपकी कोरिया, जापान, ये सारी कंट्री जितनी भी है ये जो डेवलप हुई है, इनकी डेवलपमेंट का राज जो है दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो हमें कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन पे भी फोकस करना बहुत जरूरी था। इसके लिए उन्होंने कहा कि जो भी कैपिटल गुड्स की जरूरत है, बड़ी बड़ी मशीन की जरूरत है, वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और अगर वो मशीनरी बाहर से मिलती है तो हम इंपोर्ट में कुछ फैसिलिटेशन देंगे जिससे वो आप बाहर से इंपोर्ट कर सको। तो अल्टीमेटली इससे इंडस्ट्रीज क्या हुई, रैपिडली इंक्रीज होना शुरू हो गए। फिर हमने क्या किया, हमने अपने पास डेवलपमेंट किए ऑफ एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स, मतलब जो चीज़ें कंज्यूमर के लिए ज़रूरी हैं कि कंज्यूमर के पास होनी चाहिए, हमने उनकी डेवलपमेंट के लिए भी काम करना शुरू किया। अब उनकी डेवलपमेंट के लिए काम कैसे करना शुरू किया, हमने देखा कि मार्केट में जो प्राइवेट सेक्टर है वो वही काम करते हैं जिनमें उन्हें फ़ायदा पहुंचता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं है, अगर कंज्यूमर को किसी ऐसे प्रोडक्ट की ज़रूरत है जो प्राइवेट सेक्टर नहीं बनाता, उसमें हम इनिशिएट लेंगे और हम वो प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी कंज्यूमर का भी पूरा ध्यान रखा गया। सबसे बड़ी चीज़ इसमें एमएसएमई की बात की गई, यानी कि लघु उद्योग की बात की गई। इसके लिए तो गांधी जी भी बहुत फेवर में थे कि घरों के अंदर छोटी छोटी मशीनरीज, छोटी छोटी फैक्ट्री सेटअप कर दे जिससे कि उनको एम्प्लॉयमेंट आसानी से मिल जाए और वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए, किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत ना पड़े। इस प्लान में भी इसी पर फोकस किया गया। फिर कहा गया कि कहीं ना कहीं स्टेट का रोल प्ले होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन होना चाहिए। अगर हम सारा काम प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ देंगे तो काम नहीं चलेगा, स्टेट का भी होना बहुत जरूरी, स्टेट मतलब गवर्नमेंट का भी पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज कि जब स्टेट आएगा यानी गवर्नमेंट आएगी तो सोशल वेलफेयर तो होगा ही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट सोसाइटी के सोशल वेलफेयर पर ज्यादा फोकस करती है। इसके हिसाब से हम लोगों को जॉब दिलवाएंगे, उनको फुल एम्प्लॉयमेंट दिलवाएंगे और मिनिमम उनको वेज रेट प्रोवाइड करवाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हो सके, उनको सैनिटेशन की फैसिलिटी मिल पाए, एजुकेशन की फैसिलिटी मिल पाए, इंश्योरेंस की फैसिलिटी मिल पाए, एम्प्लॉयमेंट मिल पाए, उनको पैसा मिल पाए, रोजगार मिल पाए। इन सब चीजों पर फोकस किया गया जिससे बोला गया सोशल वेलफेयर। और इन्होंने सबसे बड़ी चीज इनइक्वालिटी पे फोकस किया कि अमीर और गरीब के बीच के अंतर को हम दूर करेंगे। हम टैक्सेशन पॉलिसी के थ्रू अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों को सब्सिडी के रूप में प्रोवाइड कराएंगे जिससे अमीर और गरीब के बीच का जो अंतर है वो दूर किया जा सके। अब ये सारी बातें किसमें की गई, ये की गई बॉम्बे प्लान के अंदर। लेकिन बॉम्बे प्लान के अंदर हमने अपने पास कांग्रेस प्लान को भी शामिल किया। आई बात समझे, तो क्लियर हो गया। अब देखो जब बड़े बड़े उद्योगपति बैठेंगे तो देखो इतनी सारी चीजें तो होंगी क्योंकि उन्हें पता है रूट कॉज क्या है, मतलब डाउनफॉल कहां आ रहा है इंडिया के अंदर, उनको बहुत अच्छे से ये चीजें पता होती है। तो यहां पर हमने अपने पास चौथा प्लान भी कंप्लीट कर लिया, दैट इज आवर बॉम्बे प्लान। बोलो क्लियर हो गया, यस सर बिल्कुल क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं अपने पास आगे प्लान की ओर जिसका नाम है गांधीसियन प्लान। जैसा कि आपको नाम से समझ आ रहा है गांधीसियन प्लान की बात की रही, मतलब इसमें गांधी की फिलॉसफीज को यूज किया जा रहा है, मतलब जो गांधी जी की सोच थी हम उस सोच को कंटिन्यू करके इसमें प्लान्स बनाएंगे। अब इस प्लान की जो शुरुआत है वो किसने की, वो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने की। किसकी, गांधीसियन प्लान की। कब की, 1944 में की, ठीक है। और इन्होंने किस पर फोकस किया, एग्रीकल्चर पे, क्योंकि देखो गांधी जी एक बहुत अच्छी चीज बोलते थे, मुझे उनकी ये लाइन बहुत पसंद है। वैसे मुझे गांधी की सारी बातें पसंद नहीं है लेकिन हाँ कुछ बातें हैं जो वाकई बहुत पसंद है, जिसमें एक बात आती है, गांधी जी साफ साफ बोलते थे अगर हमें विकास करना है, मतलब डेवलपमेंट करना है, तो उसमें सबसे पहले हमें गाँव का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, विलेजेस का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, रूरल एरियाज का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन उन दिनों पर कहाँ रहती थी, रूरल एरियाज में। अगर रूरल एरियाज डेवलप हो जाए तो शहर
कस्बे वगैरह तो अपने आप डेवलप हो ही जाएंगे, क्योंकि गांव में रहने वाले लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर। तो जो गांधीजियन प्लान्स है इसके तहत क्या था, पूरा फोकस किस पे दिया गया, एग्रीकल्चर पे फोकस दिया गया था। और एक बात तो आपको मैं बताऊं, गांधी जी जो है वो कांग्रेस प्लान और बॉम्बे प्लान के बिल्कुल अगेंस्ट में थे, क्योंकि कांग्रेस प्लान सेंट्रलाइज पॉलिसी पर चलता था कि चीज़ों को अपने हाथ में ले लो, लेकिन गांधी प्लान्स के अंदर क्या था, डिसेंट्रलाइज करो, चीज़ों को, पावर्स को अलग अलग लोगों में बांट दो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि मैं अपनी क्लास की, अभी देखो क्लास शूट कर रहा हूं, अब इस क्लास में क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है ये तो मैं ही डिसाइड करूंगा, लेकिन इसकी वीडियो की एडिटिंग जो करनी है, अगर ये काम मैं किसी और को दे दूं, मैं अपने पास स्टूडेंट्स को हैंडल करने के लिए कोऑर्डिनेटर अपॉइंट कर दूं, स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए दूसरे पर्सन को अपॉइंट कर दूं, यानी मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा अलग अलग लोगों में, तो मेरे ऊपर थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा और मेरी एफिशिएंसी पढ़ाने में बढ़ जाएगी। कहीं ना कहीं गांधी जी ने इस पर जोर दिया। गांधी जी ने कहा अगर आप सारी पावर अपने पास रखोगे तो काम में निपुणता नहीं आएगी, काम में स्पेशलाइजेशन नहीं आएगी। तो स्पेशलाइजेशन को लाने के लिए और काम के बर्डन को कम करने के लिए डिसेंट्रलाइज का होना बहुत जरूरी है। मतलब काम को बांट दो अलग अलग लोगों में, उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो इन्होंने साफ साफ बोला गांधी ने कि हमारा फोकस एग्रीकल्चर पे है। देखो इंडस्ट्रियलिस्ट पर भी फोकस है, लेकिन कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट पे, जो कॉटेज छोटी छोटी लघु उद्योग होती है उन पर। लेकिन गांधी कभी भी ये नहीं चाहते थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन मैसिव स्केल पर हो, क्योंकि इससे फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हो जाएगा। हाई बात सुने। अब क्या था कि जो गांधीजियन अप्रोच थी वो कभी भी एनपीसी, अच्छा एनपीसी मतलब जो अभी हमने कांग्रेस प्लान पढ़ा था या जो बॉम्बे प्लान पढ़ा था, उस पर बिल्कुल भी एग्री नहीं करते थे। ये हमेशा नॉट एग्री मतलब डिसएग्री रहते थे गांधी जी कि जो ये दो प्लान है ये बिल्कुल बेकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेंट्रलाइज पॉलिसी को अपनाया गया, जबकि वो सेंट्रलाइज को क्या करना चाहते थे, डिसेंट्रलाइज करना चाहते थे। उनका मेन फोकस क्या था, डिसेंट्रलाइज करना। और गांधी जी हमेशा आर्ग्यू करते थे कि जो रूट कॉज है पॉवर्टी का, दैट इज सेंट्रलाइज। अगर सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथों में ले लेगी, पब्लिक को पावर नहीं देगी, तो ऐसे में वो एक तरह के कठपुतले बन के रह जाएंगे कि गवर्नमेंट उन्हें नचाएगी और वो नाचेंगे, जिसके वो बिल्कुल अगेंस्ट थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास गांधीजियन प्लान। मतलब देखो आपको इस बुक से एक एक लाइन नहीं पढ़नी है, इसमें तो बहुत ज्यादा चीजें दे रखी हैं, इतना पढ़ोगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और इतनी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो गांधीजियन प्लान हो गया। अब बात करते हैं पीपल्स प्लान के बारे में। पीपल्स प्लान क्या था, ये जो सबसे मेन पर्सन है इसके वो है एमएन रॉय। एमएन रॉय ने क्या किया, एमएन रॉय ने साफ साफ ये बोला, देखो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या है ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। 1945 में एक और प्लान फॉर्म किया गया जो कि एमएन रॉय के द्वारा किया गया। एमएन रॉय क्या थे, चेयरमैन थे पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन कमेटी के, ये मेन चेयरमैन थे, और इंडियन ट्रेड यूनियन के भी क्या थे, ये चेयरमैन थे। इनका फोकस था मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। अब आपको याद होगा कार्ल मार्क्स के बारे में, जब मैंने चैप्टर 1 में आपको कार्ल मार्क्स के बारे में बताया था, कार्ल मार्क्स क्या बोलते थे, कार्ल मार्क्स कहते थे कि भाई अगर आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अपनाओगे तो जो अमीर लोग हैं ये गरीब लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, तो ऐसे में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना बहुत जरूरी है। आपको पता ही है ना कि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, प्रोफेसर कार्ल मार्क्स ने दिया था। तो कार्ल मार्क्स की इस थ्योरी पर बेस्ड बना पीपल्स प्लान। पीपल्स प्लान ये बोलता है कि कहीं ना कहीं स्टेट का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, और कहीं ना कहीं क्या पूरा 100% कंट्रोल होना चाहिए स्टेट का। ये इस फिलॉसफी पर काम करता है, और इनके द्वारा कहा गया कि हमें सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही नहीं बल्कि इंडस्ट्रीज पे भी फोकस करना चाहिए, बोले तो दोनों पे फोकस करना चाहिए। और इसी प्लान को नाम दिया गया पीपल्स प्लान। आई होप आपको पीपल्स प्लान भी समझ आ गया होगा। छोटे छोटे प्लान से कोई ज्यादा लंबे चौड़े प्लान नहीं है जिनके लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़े। ठीक है, तो 6 प्लान भी हो गया। अब बात करते हैं सर्वोदय प्लान। दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूँ, सर्वोदय प्लान जो है वो बिल्कुल डिट्टो सेम है गांधीजियन प्लान पर, मतलब एक तरह से गांधी की कॉपी कर रखी है इन्होंने। और ये खुद भी बोलते हैं कि हमने हमारे जो लीडिंग जो कहते हैं ना कि हम किसको रोल मॉडल मान के काम करते हैं, तो इसमें जो रोल मॉडल माना गया वो गांधी प्लान को माना गया। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इसके मेन पर्सन है वो कौन थे, लीडर कौन थे, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने सबसे पहले पब्लिश किया जनवरी 1950 में, किसको, सर्वोदय प्लान को। और इन्होंने कहा कि हम जो है गांधीजियन टेक्निक को ही फॉलो अप करेंगे। इन्होंने 2-3 चीजें एक्स्ट्रा बता दी, बाकी मेनली क्या था, हम गांधीजियन टेक्निक को ही फॉलो करेंगे और हम इसमें क्या करेंगे, ट्रस्टीशिप बनाएंगे। ट्रस्टीशिप का मतलब होता है लोगों के अंदर एक ऐसा ट्रस्ट बिल्ड करेंगे कि जो हम कर रहे हैं वो तुम्हारी हित के लिए कर रहे हैं और तुम्हें भी हमारा साथ देना चाहिए। अब इन्होंने क्या बोला, देखो ये सारी सिमिलर है गांधीजियन प्लान की तरह, जिसमें एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया, स्मॉल जो लघु उद्योग होते हैं उन पर फोकस किया गया। और इन्होंने कहा कि आपको फॉरेन कैपिटल पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले नो डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, लैंड रिफॉर्म्स, आपको खुद आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और अपने मुताबिक काम करना पड़ेगा। और देखो डिसेंट्रलाइज पे फोकस किया गया। गांधी
किस पर फोकस करते थे, डिसेंट्रलाइज पे, और जो सर्वोदय प्लान है ये भी किस पे फोकस कर रहा है, डिसेंट्रलाइज पे फोकस कर रहा है। और जो ये कमेटी है ये क्या बोलती है, देखो ये कमेटी जो सर्वोदय प्लान है ये क्या बोलती है कि देखो अगर नरेंद्र मोदी सारे रूल्स बनाएंगे तो भाई उन्हें नहीं पता ग्राउंड रियलिटी क्या है, लोग जो गांव में रहते हैं उन्हें किन चीज़ों की दिक्कत है, तो ऐसे में उन्हें पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जैसे जो आपके प्राइम मिनिस्टर वो अपनी थोड़ी सी पावर किसको दे, अपने स्टेट मिनिस्टर्स को दे, फिर स्टेट मिनिस्टर अपनी पावर एमपीज को दे, एमपी एमएलए को दे, और एमएलए पंचायतों को दें, क्योंकि पंचायती राज का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि पंचायत वो चीजें होती हैं जहां पर गांव के बेसिक ग्राउंड रिपोर्टिंग की जाती है, उन्हें पता होता है कि गांव के कस्बे में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, पानी की कहां कहां समस्याएं हैं। तो ऐसे में पंचायती राज को प्रमोट किया गया और कहा गया पावर को डिसेंट्रलाइज करो, ठीक है। एमपी एमएलए से काम नहीं चलेगा, पंचायती राज भी होना चाहिए, और आने वाले टाइम के अंदर पंचायत जो है वो बहुत बड़े मैसिव स्केल पे होने वाला है, ये बात आप अभी से लिख के ले लो, ठीक है। अब इसके अंदर छोटे छोटे फॉर्म्स भी किए गए, मतलब ये आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका सर्वोदय प्लान के बारे में। आई होप आपको सर्वोदय प्लान भी पूरा क्लियर हो गया। तो यहां से हमने अपने पास सारे के सारे प्लान जो है वो कवर अप कर लिए, जो भी 7 प्लान थे, ठीक है। इसके बाद क्या है कि कुछ रिपोर्ट्स लॉन्च की गई, ठीक है, प्लानिंग के रिगार्डिंग। देखो प्लान बना लेना ही पूरा जरूरी नहीं होता, अब प्लानिंग सही से एग्जीक्यूट हो रही नहीं हो रही, उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। तो रिपोर्ट हमारे पास ये कुछ 4-5 रिपोर्ट है, इनको आप देख लेना, कोई ज़्यादा खास रिपोर्ट नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने पास कि जो अभी तक हमने पढ़ा, कुल मिला के हमने क्या पढ़ा, प्लानिंग क्या होता है, जैसे हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये देखो हमने पढ़ा कि प्लानिंग गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है ताकि हम अपने लिमिटेड रिसोर्स का सही से यूटिलाइज कर पाए और हमें वो अचीवमेंट मिल पाए जो हम चाहते हैं। सबसे पहला 5 ईयर प्लान जो सोवियत यूनियन ने बनाया, फिर इंडिया जब आज़ाद हुआ तो इंडिया ने भी ये 7 प्लान पर फोकस करना शुरू किया, ठीक है। अब हम बात करें कि जो हमने प्लानिंग बनाई है तो प्लानिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है, आखिर हम प्लान क्यों बनाते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो बहुत सिंपल सा रीजन है, ये देखो ये आपका टॉपिक आपकी बुक में मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल फालतू दे रखे भाई रमेश सिंह ने बहुत चीजें फालतू दे रखी, लेकिन क्या करें, बुक अच्छी है तो हम फॉलो जरूर करेंगे इसको। सबसे पहला है कि जब भी आप कोई प्लान करते हो तो आपका मेन फोकस होता है इकोनॉमी की ग्रोथ पर, यानी आप प्लानिंग अपने घर की नहीं कर रहे हो, आप इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए प्लानिंग कर रहे हो। प्लानिंग का मकसद ये होता है कि ग्रो अप करना। जो पहले आज मान लो मैं 100 रुपए कमाता हूं तो मैं कुछ इस तरह से प्लान करूं कि नेक्स्ट टाइम मैं 120 रुपए कमाऊं। जब मैं 120 कमा रहा हूं तो मेरी प्लानिंग हो कि मैं 200 रुपए कमाऊं, मतलब हमेशा प्लानिंग ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव से होती है। पॉवर्टी को दूर करने के लिए होनी चाहिए, मतलब आप जो भी प्लान करो वो इस तरीके से करो कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिले जिससे पॉवर्टी को दूर किया जा सके, ठीक है। तीसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले। चौथा है कि इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जा सके, मतलब प्लान कभी ऐसे ना हो कि अमीरों के लिए प्लान है, अमीरों को उससे बहुत फायदा मिला है लेकिन गरीबों को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, ऐसा कोई प्लान नहीं होना चाहिए। हमेशा इक्वालिटी बनी रहनी चाहिए। सेल्फ रिलायंस होनी चाहिए। अच्छा सेल्फ रिलायंस पे तो भैया आजकल जो कोरोना वायरस जब आया था तो उसके बाद आत्मनिर्भर भारत पे तो बहुत ज्यादा इनिशिएटिव ले गया, ये उसी पर बात कर रहा है। सेल्फ रिलायंस का मतलब है कि लोगों को इस लायक बना दो कि उन्हें ज्यादा लोगों की जरूरत ना पड़े, वो अपने आप में ही सारे रिसोर्सेज को फुलफिल कर ले, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रिलायंस। और छठा है मॉडर्नाइजेशन, यानी कोई भी जब आप प्लान बनाओ तो वो किस तरह से होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन की तरीके से होना चाहिए। नई नई टेक्नोलॉजीज को एक्सेप्ट करके ट्रेडिशनल अप्रोच को छोड़ के नई अप्रोच को फॉलो करनी चाहिए, इससे टाइम और एफर्ट्स भी कम लगे और जो प्रोडक्टिविटी है वो भी आपको ज्यादा मिले। तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे किसके, प्लानिंग के, कि जब भी हम कोई प्लान करते हैं तो इन ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू करते हैं। तो बताओ प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव क्या थे, पहला कि इकोनॉमी में ग्रोथ हो, दूसरा पॉवर्टी को दूर किया जा सके, तीसरा एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सके, चौथा इनइक्वालिटी को दूर किया जा सके, पांचवा सेल्फ रिलायंट और छठा है आपका मॉडर्नाइजेशन। इन वजह से हम क्या करते हैं, प्लान्स बनाते हैं। ब्लो क्लियर है, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आज का जो हमारा टारगेट था वो हमने पूरा अचीव कर लिया। जो 3 टॉपिक मैंने आपको बोले थे कि आज हमें पढ़ने हैं तो वो हमने तीनों के तीनों टॉपिक अपने पास कर लिया। हमने अपने पास इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया, इसका जो बैकग्राउंड था वो भी पढ़ लिया, और हमने इसके जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग थे वो भी कर लिया। बैकग्राउंड में हमने टाइप्स ऑफ प्लान पढ़ लिया, आपको याद है ना ये 7 प्लान अभी हमने पढ़े थे, ये सातों के सातों प्लान हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज पसंद आ रही होगी दोस्तों। इसी तरह से हम पूरी रमेश सिंह के 21 के 21 चैप्टर कराएंगे और ये आपको प्लेलिस्ट में हमारी मिल जाएगी, तो आप हर वीडियो को ध्यान से देखना। इसके बाद आपको कहीं भी इकोनॉमिक्स की क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारे इनिशिएट को आप बढ़ा सकते हैं। हमें भी अच्छा लगेगा अगर आप हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो, ठीक है। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।